नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव का अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव तय माना जा रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुट गए हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में सीटों को लेकर मंथन जारी है। अंदर खाने में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। गठबंधन की राजनीति में सामंजस्य बनाना जितना जरूरी होता है उतना ही कठिन भी। यही वजह है कि एनडीए में जहां बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर के बीच तालमेल बनाने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों की खींचतान साफ दिख रही है। आपसी खींचतान के बीच सभी राजनीतिक दल सियासी चालें चलने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीते एक महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है जो चुनावी गर्मी को और तेज कर रहा है। पीएम मोदी का दौरा सिर्फ योजनाओं के उद्घाटन या शिलान्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पीछे सियासी संदेश भी छिपा है। प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरकर एनडीए के लिए माहौल बना रहे हैं और यही उनकी रणनीति का हिस्सा भी है। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई में एक स्थिर और विकासशील सरकार के मॉडल को भी प्रमोट किया। उनका जोर इस बात पर रहा कि बिहार ने डबल इंजन की सरकार के तहत काफ़ी तरक्की की है और आगे भी ये रफ्तार तभी कायम रह सकती है जब एनडीए को फिर से जनादेश मिले। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी जंगल राज, भ्रष्टाचार और जातिवादी राजनीति को याद दिलाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। जनसभा, संवाद यात्रा, सोशल मीडिया के जरिए एनडीए सरकार की विफलताओं को मुद्दा बना रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों को उठाकर महागठबंधन जनता का विश्वास जीतने की कोशिश में लगा है। कांग्रेस भी अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए सक्रिय हो गई है। हालांकि दोनों ही खेमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सीटों को लेकर सामंजस्य और स्थानीय स्तर पर नाराजगी को नियंत्रित करना। कई क्षेत्रों में एक ही दल के कई दावेदार सामने आ रहे हैं, जिससे असंतोष की स्थिति बन रही है। अगर इन मतभेदों को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो चुनाव से पहले ही दरारें खुलकर सामने आ सकती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के भरोसे बिहार में एनडीए की नैया चुनाव में पार होगी? क्या बीजेपी चुनावी सौगात से जनता को लुभाने में सफल हो पाएगी? क्या बिहार की जनता एक बार फिर डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताएगी? सीट बंटवारे के मतभेद से क्या गठबंधन टूट सकता है? और क्या महागठबंधन का माई समीकरण वाला दांव सफल हो पाएगा? ये तमाम अहम सवाल हमारे साथ, इन सवालों के जवाब के लिए तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। बिहार का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ एनडीए का कुनबा और दूसरी तरफ महागठबंधन का कुनबा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले जो खास मेहमान हैं, उनमें से जेडीयू प्रवक्ता मनोज मनु जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता जुगनू यादव जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोद्दार जी, वो भी लगातार इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं चर्चा में शामिल होने के लिए। और मनोज मनु जी, सबसे पहले आपसे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार के दौरे कर रहे हैं। ये वाकई ये माना जाए कि परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन है या फिर ये चुनाव की तैयारियां हैं? देखिए आलोक जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हमेशा ही चुनाव के मोड में ही खड़ी रहती है। और जिस राज्य में है वहाँ कई तरह के चुनाव होते रहते हैं। नगर पालिका के हैं, पंचायत के हैं, उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव। इसीलिए हम लोग, हमारे गठबंधन शुरू से ही चुनाव के मुद्दे। जहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार आगमन का सवाल है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ साथ एनडीए के प्रमुख नेता हैं, घटक दल के हैं, और इस नाते उनकी जवाबदेही, जिम्मेवारी अपने प्रदेश के लिए ज्यादा हो जाती है। यहाँ भी
एनडीए की अभी सरकार है, तो जो कार्यक्रम होते हैं, जिस तरह के घोषणा होती है, उसके अनुरूप कई कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास होता है। कई कार्यों का उन्होंने उद्घाटन भी किया है, कितने का शिलान्यास भी किया है पिछले दिनों से। तो ये उनका प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है जो बिहार के जनता के लिए है। अभी भी आ रहे हैं, आज सिवान, वहां भी कई तरह के कार्यक्रमों का उद्घाटन वो करेंगे। लेकिन जी एनडीए के तमाम घटक दल पूरी तरह से चुनाव के मूड में है। अब हमारे कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जी के दी गई घोषणा, मुख्यमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों, जी इसका आकलन बिहार की जनता करेगी। अगर लगेगा कि सही है तो फिर हमें गद्दी सौंपेगी, नहीं तो विपक्ष में हम बैठने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है इसमें ठीक कहाँ है है? ठीक है ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी। जुगनू जी, बिहार की दो बड़ी समस्याएं रोजगार और पलायन, इस मुद्दे पर आपके महागठबंधन का क्या स्टैंड है, और आप लोग इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कामयाब क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं दोनों। जुगनू जी, जुगनू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि जुगनू जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। निरंजन जी, आप भी मानते हैं कि रोजगार और पलायन ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर बिहार जहां आज से 20 साल पहले था, वहीं आज भी देखने को मिलता है। बातें होती हैं, राहुल जी भी इस मुद्दे को उठाते हैं, तेजस्वी जी भी इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन सरकार को घेर नहीं पाते। ना पलायन रुकता है, ना रोजगार मिलता है। निरंजन जी के पास भी मुझे लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये सवाल एक बार मनोज जी से भी मैं करता हूं। मनोज जी, रोजगार और पलायन आपको भी पता है बहुत महत्वपूर्ण दोनों मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर सरकार गंभीरता से कोई काम क्यों नहीं कर पाती है, और हमेशा ये सवाल उठते रहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। बात है रोजगार और पलायन का, तो माननीय नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी है, तो पलायन बहुत कम हुआ है। अब हमारे बिहार के जो प्रतिभा है, एमबीए है या कोई इंजीनियरिंग किए हैं, मेडिकल किए हैं, वो अगर कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो इसको पलायन हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तेजी से लोग वापस हुए हैं, जिसका कि आप देख सकते हैं कि बिहार में आने के बाद कितने बड़े बड़े पुल बने, कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, आज मेट्रो बन रहे हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट यहाँ लगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, निफ्ट यूनिवर्सिटी। तो उसको जो वहां पर निर्माण हुआ, उसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं, वो कोई विदेश से आके नहीं कार्य कर रहे हैं, वो अपने बिहार के ही लोग हैं। और रोजगार का मतलब केवल ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना। कई तरह के रोजगार हैं, सरकार उनको दे रही है। महिलाओं को रोजगार के बढ़ाने के लिए 10-10 लाख रुपया बिना उनको ऋण मिला है, वो कई अपने पैर पर खड़ी हुई है। आज रोजगार के कारण ही मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मखाना उद्योग आज देश नहीं विदेश में चला जा रहा है। तो हम ये कैसे मान लें कि हम रोजगार हमें प्राप्त नहीं हुआ है? कई तरह के रोजगार हैं, केवल सरकारी नौकरी नहीं है। और सरकारी नौकरी में भी हमने कई प्रकार के नौकरी दिया, कई विभागों में दिया है, और अभी भी हजारों वैकेंसी निकली है। तो यहाँ तो युवा ही आएंगे न, जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, जिनके पास मेहनत करने की कुवत होगी, वो सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। आज बिहार के बड़े बड़े आईटीएन जो बाहर में थे, वो गांव में आकर बसे हैं। जी, आज वो
ठीक है। खेत फूल फुलवरी सब्जी पैदा करके नया संदेश दे रहे हैं। इसीलिए रोजगार और पलायन बहुत कम हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ठीक है। रोजगार पूरे के पूरे मिल गया है, लेकिन ठीक पहले के अपेक्षा बहुत कम हुई ठीक है। है। ठीक, आलोक निरंजन जी, एनडीए जी की तरफ से जी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव की कमान संभाल रखी। आप देखिए कि लगातार दौरे पे दौरे हो रहे हैं उनके। क्या उनके ये दौरे एनडीए के पक्ष में माहौल तैयार कर सकते हैं? महागठबंधन के पास कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पे वो इस एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? ये तमाम सारी चीजें आपकी बिहार की पॉलिटिक्स आपसे समझना चाहूंगा निरंजन जी। देखिए आलोक जी, अगर आपको बिहार की पॉलिटिक्स को समझना है तो थोड़ा सा पहले आपको इसके अतीत में जाना पड़ेगा। अब मैं आज से पहले बात कर रहा हूं कि 2021-22 के अंदर जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, तो आपने देखा होगा कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और ये सारा का सारा गठबंधन था, और उसके बावजूद जिस तरीके से एक कांटे की टक्कर हुई, या यूं कहें कि एक तरफ सारे के सारे छत्रप और एक तरफ अकेले तेजस्वी यादव, यानी कि अपने गठबंधन के साथ। लेकिन जो चुनाव की बागडोर वो सारी की सारी तेजस्वी यादव के हाथ में थी, और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई, क्योंकि जो अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड ताकत बिहार के, आप ये समझ लीजिए पूरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लगभग 15-15 मुख्यमंत्री के 30-30 केंद्रीय मंत्री चुनाव में उतर गए, और उसके बाद में भी जब चुनाव परिणाम आए तो ऐसा लगा कि लगभग चुनाव जो है कांटे का चुनाव था। लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले 5 वर्षों के दौरान जो बिहार के अंदर जो परिवर्तन आया है राजनीति के अंदर, उसको भी आप कहीं नकार नहीं सकते। पहली बात, एक तो ये देखिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के एक धुरी माने जाते हैं, और नीतीश कुमार जी पिछले कुछ समय से आपको पता ही है अस्वस्थ नजर आते हैं। सभी को पता है कि आज नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं थोड़े सा थके हुए महसूस होते हैं, और ऐसा लगता है कि राजनीति में उनका कोई बहुत ज्यादा सक्रियता उनकी दिख नहीं रही। हालांकि चेहरा उनको अभी भी बना के रखा हुआ है। और इसके अंदर आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि इस बार जिस तरीके से वहां पे प्रशांत किशोर दम ठोक रहे हैं और गांव गांव जाकर के, अब ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर किसको ज्यादा डैमेज करते हैं और किसको लाभान्वित करते हैं। ये चीज अब चुनाव के परिणामों, क्योंकि जिस तरीके से वहां के यूथ को वो लामबंद कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां महिलाओं के अंदर वो पैठ बना रहे हैं, तो उससे तो ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने, यानी कि जो उनकी जो पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, वो पार्टी अगर मान लीजिए 10-12-15% भी वोट वहां पे अगर बिहार में लेकर के आती है, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है, इसको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डैमेज करेगी। और दूसरी तरफ इसके अंदर एक चीज हम जरूर देख सकते हैं, और वो ये है कि पिछले चुनाव के अंदर लालू यादव जेल के अंदर थे, जिसका कहीं ना कहीं आरजेडी गठबंधन को लाभ मिला। इस बार लालू यादव बाहर है, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि उनको नुकसान भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है निरंजन जी, आप रहिए हमारे साथ। जुगनू जी, निरंजन जी ने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कही है लालू जी को लेकर। दूसरा, रोजगार और पलायन, ये दोनों जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और एक तीसरा सवाल भी आपसे ले लेता हूं, चूंकि आप हमसे देर से जुड़ रहे हैं। तीसरा ये कि प्रधानमंत्री का जो लगातार विजिट हो रहा है, वो महागठबंधन के लिए कितना चुनौती है? तो मैं आपको और आपके चैनल पे बैठे हुए नई मेहमानों का बहुत दृढ़ता के साथ साथियों की था जो सबका सीट, और उनके आपके चैनल वो लग रहा है कोई है ही नहीं, उस तरह से किए जा रहे हैं। मैं ये जानना कि सबसे पहले बिहार में एक ऐसा राज्य जो सर्वाधिक संख्या ज्यादा है, तो आज का समय जुगनू जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही। आपसे 1 मिनट बाद मैं फिर दोबारा से जोड़ता हूं, तब तक आपकी आवाज कट रही है। आप देखिए, आप अपना ईपी ठीक से
थोड़ा सा सामने सामने मुंह अपने मुंह के सामने रखिए और ठीक करिए। तब तक मैं एक सवाल ले लेता हूं मनोज जी से। मनोज जी, एनडीए में क्या ये तय हो गया है या तय होने की स्थिति है? लगभग मोटी मोटी चीजें तय हो गई हैं ऐसी कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी? ओके ओके। देखिए आलोक जी, किसी भी गठबंधन का, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, जो भी गठबंधन हो, उसके अंदर भीतर कितनी सीट किसको मिलेगी, ये जब तक उस कमेटी के लोग नहीं फाइनल कर पाएंगे, सारे दल के लोग, तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मीडिया में बहुत तरह की बात डिमांड तो कर ही सकते हैं ना, डिमांड तो कर ही सकते हैं, वो तो सब सारी चीजें हैं, वो तो चुनाव के नजदीक ही तय होंगी। लेकिन क्या बराबर से सीटों का बंटवारा होगा या फिर? आलोक जी, अभी मीडिया में खबर चल रहा था कि जदयू ने 102 सीट मांग ली है। जी बिल्कुल, इसी आधार पर मैंने सवाल किया आपसे। मैं वही आपको कह रहा हूं। लेकिन किसी पार्टी के नेता, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो, उनका कोई बयान नहीं आया कि जदयू 102 सीट की दावेदारी करेगी। देखिए, हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक सीट मिले, ठीक, ये अलग बात है। लेकिन आलोक जी, इसकी घोषणा बिल्कुल जब राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ये हाईकमान की तरफ से कमेटी है, बिल्कुल ठीक है। जुगनू जी, प्रधानमंत्री के जो लगातार दौरे हो रहे हैं, वो महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं? देखिए, ये महागठबंधन के सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं, ये महागठबंधन की ताकत का ही परिणाम है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा जो है बिहार में केंद्रित है। और मैं पूरे दावे के साथ ये कहना चाहता हूं, वो चाहे जितनी जोर लगा लें, लेकिन ये एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो अब बचने वाली नहीं है। बिहार की जनता जो है इनका तमाशा देख चुका है। ये 20 वर्षों में बिहार को रसातल में ले जाने का काम इन्होंने किया है। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार है और इनके गठबंधन की जो सरकार है, ये अकंठ परिवारवाद और असुरक्षा में घिरी हुई है, सामाजिक तत्वों से घिरी हुई है। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि एक पॉश इलाके में गोलियां चलती है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, माननीय नेता प्रतिपक्ष का आवास है, बगल में गवर्नर हाउस है। तो ऐसे जगह जब सुरक्षित नहीं है, तो ये बिहार में सुरक्षा का स्वांग भारतीय जनता पार्टी का एक सेकंड भी बिहार में रहने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरे देश के अंदर में इनके जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनकी क्या स्थिति है? बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक पलायन से ग्रसित है। यहाँ आज तक इन लोगों ने एक सुई का कारखाना भी अगर लगाया है बिहार में, तो ये बताएं, जदयू के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताएं कि बिहार के अंदर में पलायन रोकने की कौन सा इन्होंने व्यवस्था किया, कौन सा इंडस्ट्री लगाए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी, यूपी की सरकार थी, तो बिहार में 3 रेल फैक्ट्री लगाने का काम आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव किया था। जी ठीक है। जुगनू जी, आपका ऑडियो फिर मिस कर रहा है। निरंजन जी, ये जो सुशासन बाबू की छवि है, क्या वो छवि बरकरार है पिछले 19-20 सालों में, कि इस बार उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है? बिहार का जो युवा है, बिहार की जो जनता है, वो अब इस बार किन मुद्दों को तरजीह दे रही है, ये आपसे समझूंगा। देखिए आलोक जी, अगर आपको बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य को देखना है, तो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार जी का जो सुशासन बाबू की छवि 2006 के अंदर जब वे मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद में वास्तव में आप ये समझ लीजिए, पहले कार्यकाल की बात करें तो बहुत इन्होंने गजब और अमूलचूल कार्य किया था बिहार के अंदर। लेकिन बाद में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं काम के मामले में थोड़ा सा फिसलते हुए दिखाई दिए, आज
अगर हम ये कहें सुशासन बाबू, तो मुझे एक बात बताइए, 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष हो गए नीतीश कुमार जी को सत्ता में रहते हुए, या यूं कहें कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन को सत्ता में रहते हुए। बीच में ठीक है 2-3 साल इधर उधर हुए, वो अलग बात है, लेकिन लगभग 20 वर्ष का समय हो गया। और 20 वर्ष के समय में एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती है आलोक जी, कि किसी प्रदेश की अगर एक पीढ़ी बदल गई और उसके बाद में भी अगर उस प्रदेश के अंदर अगर मान लीजिए उत्तरोत्तर वहां पे पुल गिरते हों, उत्तरोत्तर वहां पे जिस तरीके से अपराध की घटनाएं होती हों, उत्तरोत्तर वहां पे वैसे के वैसे ही पलायन से भरी हुई जो ट्रेनें आती हों, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो लगाना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, तो अब बिहार की जनता इस चीज को भी देख करके कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आशंकित है कि दूसरी तरफ वो उस पार्टी की बात कर रहे हैं, या दूसरी तरफ वो पार्टी दम ठोक रही है, ताल ठोक रही है जिस पार्टी के राज में। अभी मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस समय कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, हमारे समय में बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगी। तो उस समय देखिए सब जानते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फलीभूत हुई, किडनैपिंग की इंडस्ट्री, मर्डर की इंडस्ट्री, गोलेबारी की इंडस्ट्री, बंदूक के तमंचों की इंडस्ट्री, वो तो सब जानते हैं उस बात को। तो उसी को तो जंगल राज कहा गया ना। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जनता जो है अब थोड़ा सा कंफ्यूज है। रही बात नीतीश कुमार जी की, फिर भी जनता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से मान लीजिए समर्थन करती थी, लेकिन अब जो पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में या विधानसभा के अंदर या जिस प्रकार से वो दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से या मान लीजिए शारीरिक रूप से उनके अंदर वो पूर्ण तरह स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता को अब ऐसा लग रहा है कि अब आगे बिहार की राजनीति में कौन फलीभूत होगा। तीसरा, जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में भी बताया कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो अभी तक एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक थे, वो अब कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में आए हैं। और सक्रिय राजनीति में भी ऐसा नहीं केवल वो जिसको कहते हैं कि केवल वो हवाई बाण चला रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि केवल वो सोशल मीडिया के सनसनी बने हुए, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो अपना सर्वस्व वहां पे न्यौछावर कर रहे हैं, गांव गांव तक जा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो ये चीज देखने वाली बात है कि जो बिहार की राजनीति जो जातिवाद से जो जकड़ी हुई राजनीति थी, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति के जातिवाद, उनकी राजनीति को रोड़ा आगे बनता है कि नहीं बनता है, वो लोगों को कितना समझा पाते हैं, या जो मेन स्ट्रीम की जो राजनीतिक पार्टियां वो जनता को कितना भरमा पाती है, ये सारी की सारी चीजें अब मेरे हिसाब से टिकट बंटवारे और टिकट वितरण के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। और मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत करूंगा, आपका बहुत शुक्रिया करूंगा। जुगनू जी, आपका शुक्रिया करूंगा। निरंजन जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी भी तेज कर दी है और जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश में लगी हैं। पीएम मोदी का लगातार बिहार दौरा इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार चुनाव में मोदी पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब सीट बंटवारे की खींचतान, युवा वोटरों की उम्मीदें और जनता का बदलता मिजाज, ये सब मिलकर तय करेंगे कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।